नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन मार्केट पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि CFO हैं अपना पैसा के। नमस्कार, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए बलवंत साहब। और आइए वीडियोस को बताते हैं कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं और SMS के जरिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। maniguru@zenetwork.com पर आप अपने प्रश्न मेल कर सकते हैं। SMS की डिटेल्स आप 57575 पर भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन करें और फिर डिटेल्स इस नंबर पर भेज सकते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन संबंधित जो भी आपके जहन में प्रश्न हो, आप कार्यक्रम में अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये प्रश्न उत्तराखंड से है और ये सवाल है हरदीप सिंह साहब की तरफ से। आइए स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं और फिर इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर सिंह ने एग्जैक्टली जानना चाहा है कि मार्कशीट की जहाँ तक बात है, उसके आधार पर ये लोन का आपने बताया और आपने कुछ इस प्रकार की एड्स देखी हैं। आप क्या कुछ शेयर कर सकते हैं? मतलब मार्कशीट के आधार पर ही आप किस प्रकार का लोन देखना चाह रहे हैं? क्या डिटेल्स हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं, प्लीज बताइए। मार्कशीट लोन में ये क्लासिफाइड में ऐड आता है। ये नहीं कि लोकल न्यूज चैनल में आता है, न्यूज पेपर में मल्टीनेशनल अपने न्यूज चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण, इनमें न्यूज चैनल में क्लासिफाइड में ऐड होता है कि मार्कशीट के लोन है विदाउट गारंटर, प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन वगैरह। कौन सा लेंडर आप हमें बताइए, आपको कौन सा लेंडर, किस बैंक की तरफ से इस प्रकार की ऑफर है? अमर उजाला, दैनिक जागरण। नहीं, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम बैंक का नाम पूछ रहे हैं। किस बैंक की तरफ से आपको इस प्रकार की ऑफर दी जा रही है? बैंक से इसमें कुछ तो प्राइवेट लोन सकते होते हैं। आपको इसमें बताते हैं, आप थोड़ा संभल कर आगे मूव करें। बलवंत साहब, ये जो इनफैक्ट बात कर रहे हैं, इन्होंने जो हमने प्रश्न पूछा उसका एग्जैक्टली क्लियरली जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये जो कह रहे हैं मार्कशीट के आधार पर अगर इनको इस प्रकार की कहीं पर इस तरह की प्रचार मिल रहा है तो ये थोड़ा मतलब संभलना जाए। मतलब इसमें तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो देखे जाएंगे। केवल मार्कशीट दिखाएं लोन, ये तो ऐसा तो संभव नहीं होता है। देखिए सौरभ जी, ऐसा है जो सिंह साहब कह रहे हैं ना कि मार्कशीट के बेसिस पे लोन ऑफर होते हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है मार्कशीट या जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह उसके बेसिस पे कहीं पे भी कोई लोन नहीं मिलता है। मतलब लेंडर मार्कशीट के बेसिस पे तो डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी अर्निंग क्या है या आपकी जो रीपेमेंट की करने की कैपेबिलिटी कितनी है या आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह क्या है। जो लेंडर है वो नॉर्मली जो ये मार्कशीट वगैरह है वो एजुकेशन लोन के टाइम कंसीडर करता है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो बता रहे हैं कि दैनिक जागरण में या उन न्यूज़पेपर में ये जो क्लासिफाइड्स में ऐड आती है, ये मेरे को लगता है फ्रॉड है और आप इसके झांसे में नहीं आए और कम से कम आप एडवांस में कोई भी प्रोसेसिंग फीस या एडवांस EMI वगैरह नहीं पेमेंट करें। मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी आपको सिर्फ मार्कशीट के बेसिस पे पर्सनल लोन नहीं देगी जी। और वैसे भी ये थोड़ा ज़्यादा कमरसम प्रोसेस रहता है। आप इसमें देखें, अगर आप कुछ लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं, उसमें आप कौन से लोन के लिए मूव करना चाहते हैं, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी, तमाम फैक्टर्स रहेंगे जो लेंडर्स देखेंगे। कौन सा कोर्स, इनफैक्ट आप इसको ये पर्सनल लोन देना चाह रहे हैं, आपका एग्जैक्टली कौन सा लोन देने का प्लान है? सिंह साहब, आप लाइन पर हैं? इनसे अब कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया है। मतलब आपको जो लोन की रिक्वायरमेंट है, आप नियर बाय जो बैंक है वहाँ जाएं, चेक करें और फिर मूव करें। केवल इस तरह से उनको लेकर आप आगे बढ़ने पर विचार ना करें, चेक करके आगे मूव करना ज़्यादा एडवाइजेबल होगा। अगला प्रश्न हम लेंगे, ये सवाल कोलकाता से है, CS माना साहब की तरफ से। बाया मेल ये प्रश्न है, आई स्क्रीन पर अब इसको लेते हैं। इन्होंने मेंशन किया एज 34 है, आय इनकी 23,000 है। ये स्पेसिफिकली अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया ये खुद टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहे हैं और होम लोन चेक करना चाह रहे हैं कि कितना इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी जहाँ तक होम लोन की बात है। बलवंत साहब, इनको स्पेसिफिकली अगर आप देखें, एक तरफ इन्होंने अपनी आय बताई है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। कितना प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू है और साथ ही इनकी एलिजिबिलिटी कई सारे फैक्टर्स पर उसके अकॉर्डिंगली आगे मूव होगी। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो होम लोन है आपकी कितनी एलिजिबिलिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो जो आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं वो, और एक आपकी इनकम क्या है, दोनों कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम, उसका 4 या 4.5 गुना के आसपास बैंक कंसीडर करता है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का कितना % बैंक लोन देगी, तो नॉर्मली 80% जो वैल्यू है उसका बैंक आपको फाइनेंस कर सकती है। अगर आपकी लोन की राशि अगर 20 लाख तक है तो बैंक 90% तक भी दे सकती है।
है, और जो रिसेंट आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उसके हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है वो बैंक कंसीडर नहीं करेगी, तो वो 100% आपको अपनी जेब में से ही देना पड़ेगा। तो जैसे इनकम बताया इनका 23,000 रुपये के आसपास है, तो मेरे हिसाब से उनको 7 से 9 लाख के आसपास में 10.25% के हिसाब से 25 साल के लिए लोन मिल जाएगा। अगर इनको एलिजिबिलिटी अगर बढ़ानी है तो उनके स्पाउस, अर्निंग स्पाउस है या पेरेंट्स है या अगर बड़े हैं और उनके बच्चे वगैरह कमा रहे हैं तो उनको को और बना सकते हैं, तो जो पूल हो जाएगी दोनों की इनकम और फिर आपके उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जी, और अगर इस समय ये मूव करना चाह रहे हैं, इस समय आप फ्लोटिंग के लिए इनको एडवाइस करेंगे? मतलब ये जो भी सिनेरियो है, जो अभी एज ऑफ नाउ की अगर बात करें, जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, इसमें ये भी चेक करना चाह रहे थे, ऐसे में कैसे मूव करना ज़्यादा एडवाइजेबल होगा? आपकी क्या कॉल होगी बलवंत साहब? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि फिक्स रेट का लोन तो आपको तभी लेना चाहिए जब आपको लगे कि ये रेट्स बॉटम आउट हो गई है। अभी आपको फिक्स रेट का लोन में नॉर्मली लेंडर है वो प्रीमियम भी चार्ज करता है फ्लोटिंग रेट से, तो मेरा सुझाव रहेगा कि भले ही 1-2 रिव्यू में आरबीआई रेट बढ़ा दे, पर उनका एटीट्यूड है कि बैंक की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव रहेगा कि उनको फिक्स रेट का लोन नहीं लेना चाहिए, फ्लोटिंग में ही जाना चाहिए। जी, तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज लोन मार्केट पर हो रही है, हम जल्दी लौट कर आते हैं। आज बातचीत हो रही है लोन मार्केट पर और आज कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। अगला सवाल जो है ये भोपाल से है, गुरदीप राठौर जी की तरफ से प्रश्न है और ये सवाल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर है। आप प्लीज़ बताइए, हम देख रहे थे आपने बताया एक फ्लैट है जिसकी आपके अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू 25 लाख है, लेकिन इस जो प्रॉपर्टी की आप मेंशन कर रहे हैं ये आपकी मदर के नेम पर है, तो आप जो लोन लेने का सोच रहे हैं, आपकी जो मदर हैं वो इसमें विलिंग है, मतलब वो लोन लेना चाहती हैं आपकी माँ? हाँ, एक्चुअली क्या है वो मकान जो मेरे नाम पे करना चाहती है और मुझे बिजनेस पर्पज से लोन चाहिए। क्या मुझे कैश लोन मिल पाएगा, कैश प्रॉपर्टी पे? आप अपने बिजनेस में, मतलब ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेकर बिजनेस में यूज करना चाहते हैं? जी जी जी, तो मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या? ओके, आपको इस पर राय दिलाने की कोशिश करते हैं। बलवंत साहब, जैसे उन्होंने बताया इनके नाम ट्रांसफर होने की बात हो रही है, ऐसे में जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी की एक तो जिस तरह से टाइटल सब क्लियर हो और साथ साथ ये जो इनफैक्ट मूव करना चाह रहे हैं इसमें इनकी रीपेइंग कैपेसिटी भी, ये जो तमाम फैक्टर्स रहेंगे, एंड क्योंकि ये फ्लैट है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कितना परसेंटेज तक ये लोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रक्रिया कैसे आगे मूव करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, राठौड़ जी को जो बिजनेस के लिए लोन लेना है और अगर उसके लिए ही अगर ये प्रॉपर्टी मदर के नाम से, अपने खुद के नाम से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोन के लिए अगर अप्लाई करें तो इनकी मदर को बोरोवर बना सकते हैं और ये जो उनका फ्लैट है उसके सामने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं और जो वैल्यू है, जो वैल्यू का 50 से 60% तक बैंक लोन देती है और आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 2 टाइम्स देगी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिलेटिवली होम लोन से ज़्यादा है, 14 से 16% के बीच में है। अच्छा, इसमें जब ये मूव करेंगे, इन्होंने बताया कि मार्केट वैल्यू 25 लाख से, आपने बताया जो उसकी मार्केट वैल्यू जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंगली अब लेंडर भी अपनी टीम भेज के वैल्यूएट करेंगे, वो जो वैल्यू वो डिटरमिन करेंगे, उसी आधार पर ये प्रक्रिया मूव करेगी? हाँ सौरभ जी, ये सही बात बताई आपने कि जो लेंडर किस वैल्यू पे लेंड करेगा वो लेंडर खुद अपने वैल्यूअर अपॉइंट करेगा और वो वैल्यूअर वैल्यू करेगा। और नॉर्मली क्या होता है, जो लेंडर का जो वैल्यूअर है वो जो वैल्यू निकालता है वो थोड़ी कंजर्वेटिव होती है, तो जो आप मार्केट वैल्यू परसीव करते हैं उससे कम वैल्यू आती है, तो आपको जो लेंडर का वैल्यूअर का जो वैल्यूएशन है उसका 50 से 60% के आसपास लोन मिलेगा और सब्जेक्ट टू आपका जो एनुअल इनकम है उसका 2 टाइम्स। जी, ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। अगला सवाल विनेश शर्मा साहब की तरफ से उत्तराखंड से है। शर्मा जी ने जानना चाहा है, इनको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए और इनका एक प्लॉट है। आपने बताया ये प्लॉट आपका इनफैक्ट देहरादून में है जिसके लिए आप आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने चेक किया, आपने बताया आपके 2 जगह अकाउंट्स हैं, स्टेट बैंक में भी, एक्सिस बैंक में, आपने ट्राई किया है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन के लिए आपने वहाँ अप्लाई किया? वो मेरे यहाँ पूछ रहे थे कि आपकी ITR है कि नहीं है। आप ये इनकम टैक्स ITR वगैरह फाइल करते हैं?
नहीं करते साहब, हम तो ओके। 20,000 रुपए महीने कमा लेते हैं, फिर करते हैं। आपको राय दिलवाते हैं बलवंत साहब। ये बता रहे हैं इन्होंने आईटीआर भी इनफैक्ट फाइल्स नहीं की हैं, तो इसमें थोड़ा लेंडर्स का कंफर्ट भी उस तरह से नहीं होगा। ये आप बेशक बता रहे हैं जो आपके हिसाब से प्लॉट की जो वैल्यू है वो एक तरफ, लेकिन रीपेइंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से मूव करेगा, उस कॉन्फिडेंस के लिए आईटीआर वगैरह भी, मतलब ये प्रमाण किस तरह से देंगे कि इतनी इनकी आय है। ऐसे में ये कैसे मतलब आगे बढ़ें? इनका खाता ज़रूर है उस बैंक में, फिर आप इनको कैसे एडवाइस करते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि लेंडर लैंड करने के पहले इंश्योर करना चाहेगा कि बोरोवर उसको लोन को सर्विस कैसे करेगा। अभी जैसे ये बता रहे हैं कि इनका आईटीआर नहीं है, तो इनकी इनकम भी 2 लाख से कम ही है, नहीं तो इनकम इन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होता। अगर रिटर्न नहीं भरा है तो भी अगर कोई किसी भी प्रकार से अगर ये अपनी इनकम प्रूव कर सकते हैं तो बैंक वो उसके इनकम के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया 4.5 टाइम्स एनुअल इनकम का वो लैंड कर सकता है। तो अगर उनके प्लॉट का वैल्यू कितना भी हो, वो प्लॉट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी जो मार्जिन मनी है जो कंस्ट्रक्शन लोन के लिए, उसके लिए बैंक कंसिडर कर सकता है। बाकी इससे ज़्यादा इनको कोई भी सहूलियत नहीं मिल पाएगी। तो इनको अपनी इनकम तो प्रूव करनी ही पड़ेगी। इनकम अगर प्रूव नहीं कर पाते, जैसे ये खुद अगर इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर रहे हैं, इनके पेरेंट्स अगर इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह भर रहे हैं या इनके अर्निंग स्पाउस है, तो उनके साथ जो जॉइंट बोरोवर बना के अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो इनकम है उसके बेसिस पे इनको लोन मिल जाएगा। अच्छा, और वैसे भी क्योंकि ये अब सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में ऑप्शंस भी क्या लिमिटेड रहते हैं? मतलब ये अगर मूव भी करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन होंगे सीमित, लेकिन विकल्प होंगे। देखिए सौरभ जी, नॉर्मली हर एक लेंडर है वो जो कंस्ट्रक्शन लोन देने में कंफर्टेबल नहीं है। तो जो लीडिंग बैंक है, स्टेट बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, वो लोग ही लोन जो कंस्ट्रक्शन लोन देते हैं। बाकी हर एक लेंडर कंफर्टेबल नहीं होता और उसमें भी थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। जैसे आप जब भी बैंक डिसबर्स करने के पहले चाहेगा कि आपका जो पोर्शन है, आपका शेयर है वो आप पहले लगा लीजिए। आपको पहले इंजीनियर आर्किटेक्ट से कॉस्ट है वो सर्टिफाई करवा के देनी पड़ेगी और जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी उसी स्टेजेस में आपको लोन का डिसबर्समेंट होगा। ऐसा पूरा जितना लोन सैंक्शन हुआ वो एक साथ बैंक आपको डिसबर्स नहीं करेगी और उसके लिए आपको या तो वो जो साइट के हैं फोटोग्राफ वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे और बैंक चाहे तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी डेप्यूट कर सकती है और वो इंस्पेक्शन करने आ सकता है कि भाई कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न जो है ये इंदौर से है, प्रवीण जैन साहब की तरफ से, और इस समय लाइन पर हैं। मिस्टर जैन, इन्होंने चेक करना चाहा है, ये जॉइंट लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। इनकी एनुअल इनकम ऑलमोस्ट 8 लाख और इनकी वाइफ की है ऑलमोस्ट 4 लाख और ये अब होम लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। आप प्लीज़ हमें बताएं, आपने अभी कहीं अप्लाई किया, आप क्या स्टेटस है एग्जैक्टली और क्या डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं? जैन साहब बताइए। सर मुझे होम लोन लेना है जी, और मेरी इनकम 8 लाख रुपए ईयरली है। मेरी वाइफ की इनकम 4 लाख रुपए होगी। जी, हम डिटेल्स देख पा रहे थे। जी प्लीज बताइए। तो मुझे कितना मैक्सिमम होम लोन मिल पाएगा? आपने बताया एलिजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, कुछ ऑफर्स भी जो है मार्केट में वो भी आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। बलवंत साहब, एलिजिबिलिटी और इन्होंने कहा जॉइंटली, तो एलिजिबिलिटी इनकी उस फॉर्मेट में जिस तरह से बढ़ेगी अगर ये वाइफ के साथ मूव करना चाह रहे हैं लोन के लिए, इसमें जहाँ तक एलिजिबिलिटी की केवल बात है, जो हम पिछले प्रश्न में भी एक चेक कर रहे थे, 45 मैक्सिमम 50% तक EMIs फॉर्म हो सकती हैं जो आपकी सैलरी है उसका उस फॉर्मेट में। ये आप इनको कैसे बताएंगे और इसको लेकर ये कैसे मूव कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, जैसे बताया अभी पहले पिछले प्रश्न में के उत्तर में ही कि इनकी जो लोन एलिजिबिलिटी है, किसी की भी जो लोन एलिजिबिलिटी वो इनकम का 4.5 टाइम्स होता है। तो जैसे दोनों की मिला के इनकम 12 लाख के आसपास है, तो मेरे हिसाब से इनको जो होम लोन है वो 48 लाख टू 54 लाख के आसपास आराम से मिल जाएगा, बशर्ते वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके अंदर भी फिट बैठना चाहिए 80% में। जी, ये कुछ इनफैक्ट ऑफर्स जो रहेंगे वो भी हम आपके सामने रन करने की कोशिश करते हैं। ये जो विकल्प रहेंगे, आपका जहाँ पर ये अकाउंट है पहले वहाँ पर ये मूव करके ट्राई कर सकते हैं। बलवंत साहब, इस समय इस स्पेस में भी ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे कि कहाँ मूव करना ज़्यादा एडवाइजेबल है?
नहीं, ये तो आप सौरभ जी सही बात बता रहे हैं कि जब जहां आपकी बैंकिंग रिलेशनशिप है उस बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उनके पास में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह है, तो बैंक को थोड़ा कंफर्ट भी आता है। तो सबसे पहले आपका जहां पे बैंक अकाउंट है, आपके जहां बैंकिंग रिलेशन है, उनको अप्रोच करिए, और अगर वहां कुछ काम नहीं बनता है तो फिर आप दूसरे लेंडर को अप्रोच कर सकते हैं। पर यह आप बात जरूर देख लीजिएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका एग्जिस्टिंग बैंकर है वो कंपिटिटिव ऑफर कर रहा है कि नहीं। अगर वहां ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है तो फिर उस लेंडर के पास नहीं जाने में कोई फायदा नहीं है। जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन दे रहा है उनके पास जाइए। राइट, एक बार हम ये फिर से स्क्रीन पर रन करते हैं जो ऑफर्स हैं, और आप ये बता सकें बलवंत साहब, ये फेस्टिव टाइम है, इसमें हम देख रहे हैं ऑटो लोन फ्रंट पर, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन फ्रंट पर बैंक्स रियायत दे रहे हैं, ग्राहकों को पास ऑन कर रहे हैं। ये होम लोन फ्रंट पर आप क्या देख रहे हैं? मतलब इस फ्रंट पर क्या ज़्यादा गुंजाइश नहीं है? इसको आप कैसे देखेंगे, और फेस्टिव सीजन में लोग क्या एक्सपेक्ट करें इस मोर्चे पर? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे कस्टमर्स को लुभाने के लिए बैंक्स ने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च की है अभी। तो जैसे यूको बैंक है, उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी वेव कर दी है। बाकी जो लेंडर्स है वो पहले बेस रेट प्लस 0.25% पे लैंड करते थे। कुछ बैंक्स हैं उन्होंने बेस रेट पे ही होम लोन देने का ऑफर दिया है ये फेस्टिव सीजन में, जो 31 जनवरी तक वैलिड है। तो अगर इनको घर खरीदना ही है तो वो जो फेस्टिव सीजन का ऑफर है उसके अंदर ही ले लेना चाहिए। तो एक तो प्रोसेसिंग फीस का भी फायदा हो जाएगा, और 0.25% का जो स्प्रेड रहता है वो भी अब इनका बच जाएगा पूरे टेन्योर के लिए। राइट, तो इस तरह से आप ये मूव करें डिटेल स्क्रीन पर। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके जहन में प्रश्न हैं या कुछ सजेशंस हैं कार्यक्रम के लिए, तो आप हमें मेल और SMS भेज सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर रहेंगी। हम आखिरी सेगमेंट के साथ कुछ और प्रश्न लेकर जल्दी लौटते हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट और आखिरी प्रश्न मुंबई से जो है ये शारिक साहब की तरफ से है। शारिक साहब ने जानना चाहा ये सिबिल स्कोर के बारे में। इनके कुछ क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में डिले हुआ, इन्होंने मेंशन किया कुछ पर्सनल रीजंस थे जिस वजह से उसको टाइमली रीपे नहीं कर पाए। अब ये क्लियर करना चाहते हैं और साथ में ये भी चेक करना चाह रहे हैं, एडिशनली लोन लेना चाहते हैं, उससे पहले ये स्कोर कैसे इंप्रूव करें। बलवंत साहब, ये जो एक लंबी प्रक्रिया रहती है, पहले तो इन्होंने लिया तो इनको टाइमली उसको पे करना चाहिए था, एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में ये नहीं किया। तो अब जो ये करने का सोच रहे हैं, आप इनको कैसे बताएंगे ये इसको करें? वो तो अर्जेंटली मूव करें, लेकिन इस अवेल करने के लिए फिर से लोन बैंकिंग सिस्टम में इनको ये जो समय लगेगा इसको कैसे इम्प्रूव करें? सौरभ जी, ऐसा है जैसे सारिक साहब बता का जो SMS के हिसाब से लग रहा है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है, डिले हो गया है और एक्यूमुलेट हो गया है बैलेंस। तो इससे उनका जो सिबिल का क्रेडिट स्कोर है वो अफेक्ट होता है और वो बहुत नीचे आ गया होगा। तो कोई भी लेंडर उनको उस स्कोर पे पैसा नहीं देगा, लोन नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगा। तो उनको जैसे इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए ये FD के सामने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले ले हुए, या उनके पास में कोई टेंजिबल असेट हो जिसके सामने, जैसे LIC की पॉलिसी है, शेयर्स है, ज्वेलरी है, यूनिट्स वगैरह हैं, उसके सामने लोन ले ले हुए और धीरे धीरे उनका पेमेंट टाइम टू टाइम करते जाएं, तो वो धीरे धीरे उनका जो है वो जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो इम्प्रूव हो जाएगी और पुराना वाला जो बैड हिस्ट्री है वो पीछे चला जाएगा और अच्छा वाला हिस्ट्री आगे आएगा। पर जैसे आपने सौरभ जी बताया कि बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, और ये जो रिकॉर्ड पे कि भाई इनका डिले हो गया है और अगर ये पूरा पेमेंट भी करते हैं तो डिले हो गया है और पूरा पेमेंट किया है वो भी सिबिल के रिकॉर्ड में 7 साल तक रहेगा। तो इनको इमीडिएट फ्यूचर में तो कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, परंतु अगर भविष्य में भी अगर लोन लेने की इच्छा रखते हैं तो इनको अपना ये मैंने जैसे सजेस्ट किया वैसे अपना क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव करना चाहिए। शुक्रिया बलवंत जैन साहब, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको बता दें, एक पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक हम टच करते हैं, स्क्रीन पर आपके समक्ष होंगे। कैसे इसको हम पूरे वीक में रन करते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने की इसमें हमारी कोशिश रहती है। तो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो कल जब हम हाजिर होंगे तो बातचीत इंश्योरेंस पर होगी। सेविंग्स से लेते हुए आज हमने लोन्स मार्केट को टच किया, कल इंश्योरेंस मार्केट का जायजा लिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सेंट्रिक क्वेरीज कल हम टच करेंगे। थर्सडेज को हम रियल एस्टेट मार्केट का जायजा लेते हैं और फ्राइडेज का दिन इक्विटीज़ के नाम रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।